एवरीवन, वेलकम बैक टू आवर एनटीटी एग्जाम चैनल। हम अपने इस चैनल पर एनआईएस की सीरीज को कर रहे हैं, जिसका आज हम 20 चैप्टर का पार्ट 2 करेंगे। फर्स्ट पार्ट हम कंप्लीट कर चुके हैं। तो लेके माँ सरस्वती का नाम और शुरू करेंगे आज के अपने अध्ययन को। मातृभाषा और विद्यालय भाषा के मध्य विभाजन, मतलब डिवाइड बिटवीन होम एंड स्कूल लैंग्वेज के बीच में क्या विभाजन है उसको देखते हैं। सबसे पहले आपको पता होना चाहिए मातृभाषा क्या है और विद्यालय भाषा क्या है। मातृभाषा जो बच्चा अपने घर पे बोलता है, अपनी फैमिली के साथ, अपने पेरेंट्स के साथ, अपने आस पड़ोस में। और विद्यालय भाषा होती है जो हमारे स्कूल द्वारा मतलब सिखाई जाती है, लाइक फॉरेन लैंग्वेज सिखाई गई या पंजाबी लैंग्वेज सिखाई गई या इंग्लिश लैंग्वेज सिखाई जाती है, तो वो हमारी विद्यालय भाषा होती है। अब हम शुरू करते हैं। भारत एक बहुभाषी देश है और संविधान भारत की बहुभाषी प्रवृत्ति की सुरक्षा के लिए प्रतिबद्ध है। विद्यालय अनुदेशन मतलब जो स्कूल इंस्ट्रक्शंस हैं के माध्यम के रूप में अंग्रेजी का उपयोग कर सकता है, जबकि बच्चा और उसका परिवार एक दूसरे के साथ तथा पड़ोसियों से संप्रेषण हेतु तालमेल का उपयोग करते हैं। घर और विद्यालय के बीच विभाजन के कारण हो सकते हैं। अब स्कूल की और होम की लैंग्वेज डिफरेंट क्यों हो सकती है, उनके रीजंस बताए गए हैं। परिवार देश के एक भाग के रूप में दूसरे भाग में जाकर रहने लगा। अब जैसे कि जो फैमिली थी वो रहती थी हमारी केरला में, बट वो आ गई दिल्ली में। तो केरला में तो जो उनकी मातृभाषा है वो मलयालम है। अब बच्चे की मातृभाषा हो गई मलयालम, बट दिल्ली के स्कूलों में बोली जाती है हिंदी लैंग्वेज। तो इस वजह से भी जो उसकी स्कूल की लैंग्वेज है और जो उसकी घर की लैंग्वेज है वो डिफरेंट हो जाएगी। अगर वो बच्चा केरला का है, मलयालम अगर वहीं के स्कूल में पढ़ता है तो उसकी घर की भाषा भी मलयालम होती है और स्कूल की भाषा भी मलयालम होती है, तो डिफरेंस नहीं आता। बट डिफरेंस किस वजह से है, क्योंकि वो दूसरे देश के थे और मतलब दूसरे स्थान पर आकर बस गए। क्षेत्र में अनुदेशन के माध्यम के रूप में मातृभाषा का उपयोग करने वाले विद्यालय की उपलब्ध न होना। अब जो विद्यालय है वही उस जो क्षेत्र में लैंग्वेज बोली जाती है मातृभाषा उसको ही यूज नहीं करता। इस वजह से भी स्कूल की और होम लैंग्वेज चेंज हो सकती है। ये इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं, पूछे एग्जाम में कॉज एंड इफेक्ट देके या कुछ तथ्य देके आपसे पूछ लेगा। स्थानीय बोली को विद्यालय में आवश्यक महत्व न मिलना। अब जो उनकी स्थानीय बोली है जो पूरे गांव में बोली जाती है, क्षेत्र में बोली जाती है, उसको स्कूली इंपॉर्टेंस नहीं दे रहा। प्रथम पीढ़ी का अधिगम करता होना, फर्स्ट जनरेशन लर्नर हो सकता है जिसने पहले कभी पढ़ाई की ना हो। अध्यापक विभिन्न भाषाई पृष्ठभूमि के हों। अब जो टीचर है स्कूल में टीचर पढ़ा रहा है वो ही अलग पृष्ठभूमि का है, तो वो वहाँ की क्षेत्रीय भाषा को में पढ़ाने के लिए मतलब काबिल नहीं होगा। जैसे कि अब मान लो आप एज अ एंटिटी टीचर केवीएस में लग गए। अब जैसे केवीएस में भी हमारी बाल वाटिका की पोस्ट आने वाली हैं, आप सभी को पता ही होगा, क्योंकि जो ये एनईपी 2020 आया था इसमें हमारी बाल वाटिका 3 to 6 ईयर तक के बच्चों को काफ़ी इंपॉर्टेंस दे रहे हैं। तो जिन भी बच्चों ने एंटिटी का कोर्स किया है उनको जॉब तो पक्का की मतलब 100 की 101% मिलनी है। उनकी जो अपॉर्चुनिटी है वो केवीएस स्कूल में, वो राजस्थान के स्कूल में और दिल्ली के स्कूल में मतलब देखने को मिलेगी आपको। आप बस मेहनत पे फोकस रखिए। तो अगर आप केवीएस में टीचर लगे मान लो, तो आपकी पोस्टिंग मिली आपको कर्नाटका में, तो वहां पर कन्नड़ बोली जाती है। तो अब आपको तो हिंदी आती है या आप इंग्लिश में कंफर्टेबल हो, बट वहां के स्कूल में जो उनकी क्षेत्रीय भाषा है वो कन्नड़ है, अब आपको वो नहीं आएगी। तो इससे भी बच्चे की घर की लैंग्वेज और स्कूल की लैंग्वेज में डिफरेंस हो जाएगा। तो ये सभी पॉइंट्स हैं। बच्चों पर मातृभाषा और विद्यालय भाषा के मध्य विभाजन का प्रभाव। अब उनकी मातृभाषा और विद्यालय की भाषा अलग अलग है, तो उसका प्रभाव क्या पड़ेगा उस पर। साथियों को मित्र बनाने में असमर्थ न होना। अब बच्चे की मातृभाषा अलग है और विद्यालय की अलग है, तो वो दूसरे बच्चों के मित्र बनाने में मुश्किल होगी। शैक्षणिक कार्यों में अच्छे अंक लाने, उपलब्धि और निष्पादन में समर्थ न होना। ऑब्वियस सी बात है, बच्चे को क्लासरूम में जो पढ़ाया जा रहा है वो इतना क्लियरली समझ ही नहीं आ पा रहा, तो मतलब ग्रेड्स तो ऑटोमेटिकली घटेंगी। बार बार असफलता और खराब प्रदर्शन के कारण आत्मसम्मान मतलब बच्चे का सेल्फ एस्टीम भी डाउट में जाएगा कि वो क्यों नहीं कर पा रहा, उसे क्यों नहीं समझ आ रहा। निम्न आत्मविश्वास, उसका कॉन्फिडेंस लेवल भी गिर जाएगा। विद्यालय और शैक्षणिक कार्यों से लगाव की कमी। अब मतलब उसका क्लासरूम में मन ही नहीं लगेगा जब वो अपने आप को एक्सप्रेस नहीं कर पा रहा है, या क्लासरूम में जो भी बातें हो रही हैं वो इतनी क्लियरली नहीं समझ पा रहा, तो वो कैसे एडजस्ट करेगा। पढ़ने लिखने और अभिव्यक्ति में समर्थ न हो पाना। विद्यालय बच्चों के विद्यालय में नामांकन तथा सफलता की संभावना का कम होना।
तो ये कॉमन पॉइंट्स हैं। बच्चे में उसकी पहचान और विरासत के प्रति गर्व का अभाव, मतलब जो उसकी आइडेंटिटी है और जो उसकी हेरिटेज है, जो उसको विरासत मिली है, उस पे मतलब उसको इतनी प्राउड फील नहीं होगा। उसे ये लगेगा कि वो दूसरे बच्चों से अलग है, वो यहाँ की बात को नहीं समझ पा रहा है या कोऑपरेट नहीं कर पा रहा। एनसीएफ 2005 भारतीय समाज की बहुभाषी प्रकृति का सम्मान करता है कि अगर आपकी क्लासरूम में बहुभाषिता है, मल्टीलिंगुअलिज्म है, अलग अलग भाषा बोलने वाले बच्चे हैं, तो आपको उसका सम्मान करना है, उसको रिस्पेक्ट करनी है। और सुझाव देता है कि इन बच्चों में बहुभाषी प्रवणता को बढ़ावा देने वाले संसाधनों के रूप में देखा न जाना चाहिए। आदिवासी सहित सभी भाषाओं के साथ साथ अंग्रेजी को सम्मान महत्व देना चाहिए, इंग्लिश को भी उतनी ही इंपॉर्टेंस देनी है। इस तरह से विभाजन की अनुपस्थिति इंगित करती है। अब इससे होगा क्या? अगर बच्चा मल्टीलिंगुअलिज्म है, वो अपनी भी भाषा जानता है, इंग्लिश भी जानता है, अब स्कूल की भाषा भी सीख गया। जैसे जो कन्नड़ का बच्चा था, वो कन्नड़ तो जानता ही है। अब वो जिस स्कूल में पढ़ता था, वहाँ की हिंदी लैंग्वेज भी सीख गया, इंग्लिश भी स्कूलों में पढ़ाई जाती है, तो अब वो 3 लैंग्वेज सीख गया, मतलब वो मल्टीलिंगुअलिज्म हो गया। तो अब उसका क्या होगा? विद्यालय शिक्षा मनोरंजन और आनंददायक अनुभव बन जाता है। बच्चों में आत्मविश्वास, सेल्फ डेवलपमेंट, अलग कॉन्फिडेंस होगा बच्चे में। शुरुआत में दिक्कत होती है, बट बाद में वही उसके लिए हथियार बन जाता है। बच्चे विद्यालय अनुभव के साथ जुड़ पाएंगे और इस कारण मेरा विद्यालय की एक अपनेपन की भावना विकसित होगी। साथियों के साथ मित्रता होती है, जिसमें सामाजिक समावेशन और अंतक्रिया बढ़ती है। बच्चे अध्यापक और अन्य लोगों के साथ प्रभावी ढंग से संवाद कर पाते हैं। और मतलब बच्चा मल्टीलिंगुअलिस्ट है भी नहीं और घर की लैंग्वेज और विद्यालय की लैंग्वेज दोनों सेम है, तो क्या बेनिफिट होगा? तो विद्यालय में अधिक देर तक रुकने की प्रवृत्ति बच्चे की बनेगी, उसका मन लगेगा, बच्चे के बाहरी दुनिया से संबंध बनाने में सक्षम होगा, शिक्षा की पहुंच बढ़ती है। प्राथमिक विद्यालय की अवधि में बेहतर अधिगम प्रतिफल, मतलब रिजल्ट देखने को मिलते हैं, बच्चे को अच्छे से समझ आता है। स्थानीय भाषाओं की सुरक्षा और संरक्षण में सहायता मिलती है, मतलब जो स्थानीय भाषा है वो भी विलुप्त नहीं होती, उसको भी इम्पोर्टेंस मिलती है। प्राथमिक विद्यालयों में मातृभाषा को अनुदेशन के माध्यम के रूप में अपनाकर मातृभाषा और विद्यालय भाषा के बीच के अंतर को एक बड़ी सीमा तक कम किया जा सकता है। वही बात है कि छोटे बच्चे हैं ना, तो वो इतना कोऑपरेट नहीं कर पाते। जो उनकी मातृभाषा होती है, हो सके तो उसी के थ्रू उन्हें पढ़ाना चाहिए, जिसमें बच्चा इजीली मतलब खुद को एडजस्ट कर पाता है, खुशी से रह पाता है। तो यही कहा गया है कि मातृभाषा में अनुदेशन देने का ट्राई करें और धीरे धीरे मातृभाषा से हटकर दूसरी और तीसरी भाषा सिखाने का प्रारंभ करें। मतलब बेसिक फॉर्म आपकी मातृभाषा होनी चाहिए, उसके थ्रू आप इंग्लिश लैंग्वेज, फॉरेन लैंग्वेज, जो भी अदर लैंग्वेज सिखाना चाहते हैं सिखा सकते हैं। मेन टूल क्या होगा आपका? मातृभाषा। बच्चों पर लैंगिक और जातीय रूढ़ियों का प्रभाव। अब कुछ मतलब जेंडर के रूप में और कास्ट के रूप में कुछ स्टीरियोटाइप्स होते हैं, उसके बारे में बताया गया है। इम्पोर्टेंट है, क्वेश्चन डेफिनेटली देखने को मिलते हैं यहाँ से। स्टीरियोटाइप, रूढ़ियाँ। सबसे पहले स्टीरियोटाइप होता क्या है पढ़ते हैं। वैसे मैं आपको बता सकती हूँ, स्टीरियोटाइप का मैं आपको मोटा मोटा बताया। स्टीरियोटाइप का मतलब होता है जब आप भेदभाव करते हैं लड़के और लड़कियों में। सभी समाजों में रूढ़ियां विद्यमान होती हैं। रूढ़ियां एक समाज के लोगों के बारे में निश्चित विचार या मान्यता है, मतलब लोगों के माइंड में सेट है कि लड़कियां रो सकती हैं, लड़के नहीं रो सकते। तो ये क्या है? ये रूढ़िवादी है कि लोगों के माइंड में सेट है, अभी तक भी ये सेट है कि लड़का रो रहा है, लड़के तो रो ही नहीं सकते, लड़कियां रो सकती हैं। तो ये क्या है? ये रूढ़िवादी है, उनके दिमाग में पहले से चली आ रही है। ये निश्चित विचार पर रूढ़ियों या मान्यता जरूरी नहीं है कि सही है नहीं है बिल्कुल भी। ये सार्वभौमिक रूप से स्वीकृत हो। कई बार हम एक दूसरे को कैसे समझें या लोगों के बारे में निश्चित लक्षणों जैसे नस्ल, रेस, लिंग, आयु, जाति, धर्म आदि पर आधारित अति सरलीकृत मान्यताओं के द्वारा निर्धारित की जा सकती हैं। तो आपको समझ आ गया रूढ़ी, स्टीरियोटाइप क्या है? जब कोई भी चीज पहले से चली आ रही है और लोगों के माइंड में सेट है लिंग के आधार पर कि लड़की ये कर सकती है, लड़के ये नहीं कर सकते, तो वो क्या है? रूढ़िवादी है। भाई रूढ़िवादी क्या है? हमारे समाज में भेदभाव को जन्म देगी। वीडियो पॉज करो, खुद से पढ़ो, बेहतर समझ आएगा। जेंडर स्टीरियोटाइप, अब ये क्या है? अब स्टीरियोटाइप आपको समझ आ गया ना कि भेदभाव है जो पहले से लोगों के दिमाग में चला रहा है। अब इसको लिंग से कैसे जोड़े? जेंडर के वही बात है सेम कि लैंगिक रूढ़ियों का संबंध बालक और बालिकाओं के साथ जुड़कर व्यवहार रूप में संबंध है, जो कि स्त्री और पुरुष की विशेषताओं के बारे में विश्वास पर निर्माण करती है। स्त्री और पुरुष की रूढ़िवादी भूमिका और लोगों का किसी निश्चित जातीय प्रकार के होने
के विचार को मीडिया द्वारा गीतों, फिल्म, विज्ञापन आदि के द्वारा और अधिक दृढ़ कर दिया जाता है। जैसे आपको दिखाया जाता होगा हमारे मीडिया में एड्स आते हैं सॉरी, एड्स आते हैं कि घर में खाना सिर्फ मम्मी बना रही है और काम पे सिर्फ पापा जा रहे हैं, मतलब बाहर सिर्फ पापा जा रहे हैं। तो बच्चों के माइंड में सेट हो जाएगा कि जो लड़कियां होती हैं, जो फीमेल होती हैं, वो सिर्फ घर का काम करती हैं और जो लड़के होते हैं वो सिर्फ बाहर का काम करते हैं। तो ये मीडिया के द्वारा बच्चे के माइंड में शुरुआत से ही सेट होता चला जाता है। तो ये क्या, जेंडर स्टीरियोटाइप को अ, मतलब कठोर कर रहा है बच्चों के माइंड में। ये कुछ स्टीरियोटाइप के उदाहरण हैं। स्त्री क्या है, निर्भर है, मतलब डिपेंड है, और पुरुष क्या है, स्वतंत्र है, इंडिपेंडेंट है, जो अभी भी आपको अपने आसपास देखने को मतलब मिलता होगा। बट आपको उस चीज को तोड़ना है। आई नो, मतलब लड़के भी हैं हम मेरे इस चैनल पर, बट लड़कियों की ज्यादा संख्या है। तो आपको इस बात का ध्यान रखना है कि आपको स्टीरियोटाइप की तरफ नहीं बढ़ना है। आपको मतलब इस दिशा में बढ़ना है कि हर काम लड़की कर सकती है, हर काम लड़के कर सकता है। लड़का क्यों नहीं खाना बना सकता? इतना अच्छा अच्छा लड़के खाना बना सकते हैं, सब कुछ मैनेज कर सकते हैं। लड़कियां बाहर जॉब कर सकती हैं। आपको जॉब लेके दिखानी है अपने घर वालों को। समाज की सोच को बदलना है। लड़कियां कमजोर हैं और लड़के शक्तिशाली और मजबूत है, पावरफुल है। लड़कियां कम महत्वपूर्ण है और लड़के अधिक महत्वपूर्ण है। संवेगात्मक है, मतलब इमोशनल है लड़कियां, और लड़के तार्किक, लॉजिकल है, वो लॉजिक पे बेसिस बात करते हैं। कार्यान्वयन करता है और निर्णायक है, मतलब लड़के डिसीजन मेकर है, डिसीजन लेंगे, और जो लड़कियां हैं वो इम्प्लीमेंट करेंगी। घर की देखभाल करने वाली गृहिणी है और कमाने वाला लड़का है। समर्थक है, मतलब सपोर्ट करेंगे, नेतृत्व करता है, ये लीडर है। और भय भयभीत है, मतलब फियरफुल है, और लड़के बहादुर है, भयभीत है। ये क्या है? जेंडर स्टीरियोटाइप है कि जेंडर मतलब लड़के और लड़कियों से दिमाग में सेट कर दिया है कि लड़के ऐसे होते हैं और लड़कियां ऐसी होती हैं। आपसे एग्जाम में देके पूछ लेगा लड़कियां निर्भर है, कमजोर है, कम महत्वपूर्ण है, ये किस चीज को इंगित करता है हमारे समाज में? तो जेंडर स्टीरियोटाइप को इंगित करता है। ये वर्ड्स आपको ये ध्यान रखने हैं, ठीक है। अधिगम तथा खेल में सभी की लिंग आधारित समता मूलक सहभागिता को प्रोत्साहन। अब जैसे अधिगम और जो हमारा खेल है उसमें लिंग को ध्यान नहीं रखना, बल्कि इक्वालिटी को, पार्टिसिपेशन को इम्पोर्टेंस देनी है। वो हम कैसे कर सकते हैं? उसके पॉइंट्स हमें दिए गए हैं। उचित खिलौने और टीएलएम का चयन करना, चूजिंग द राइट टॉय एंड टीएलएम। ईसीसी केंद्र खेल और खिलौनों पर बहुत निर्भर है। आपको पता है, आपको बच्चों को कॉपी पेन से इतना नहीं पढ़ाना जितनी एक्टिविटीज के थ्रू, खिलौनों के थ्रू सिखाना है। ये खिलौने लिंगानुकूल केंद्र के निर्माण में सार्थक भूमिका निभा सकते हैं। ये नहीं कि गुड़िया सिर्फ लड़कियों को मिलेगी, लड़कों को खेलने के लिए नहीं मिलेगी। नहीं, ऐसा आपको नहीं करना शुरुआत से ही। खिलौनों या खेल सामग्री द्वारा शिक्षण संबंधी कौशलों में किसी से अध्यापक को गहरी दिलचस्पी होनी चाहिए। उदाहरण के लिए, एक गेंद गत्यात्मक कौशल के विकास तथा गोले के बारे में पढ़ने के लिए उपयोग में लाई जा सकती है। एक गुड़िया शरीर के अंग के बारे में शिक्षण में उपयोग की जा सकती है। बता रहे हैं कि आपको गुड़िया को कैसे कैसे यूज करना है। एक लिंग संवेदी अध्यापिका बच्चों को खेलने के लिए गुड़िया, एक कार या इमारत के ब्लॉक आदि का चयन प्रत्येक खिलौने द्वारा विकसित होने वाले कौशलों। वही बात बताई गई है कि आपको ये नहीं कि इमारत हो गया, ब्लॉक्स हो गई, ये बच्चों को खेलने के लिए दे दी, और गुड़िया हो गई वो लड़कियों को खेलने के लिए दे दी। नहीं, सबको जेंडर स्टीरियोटाइप को बढ़ावा नहीं देना है। कहानी कथन, स्टोरी टेलिंग, बच्चों को कहानियां सुनाने और सुनने में आनंद आता है। कहानियां भाषा विकास का एक अवसर प्रदान करती हैं और पाठ्यक्रम की विषय वस्तु को रुचिपूर्ण ढंग से प्रस्तुत करती हैं। लिंग के प्रति समता मूलक एवं संवेदनशील कक्षा कक्ष के निर्माण में सावधानी के साथ चयनित कहानी सहायता करेंगे। आप कहानी को इस प्रकार से सुनाएंगे, जैसे आपने कोई भी कहानी सुनाई, उसमें आपने बच्चों को बताया कि मम्मी बाहर सब्जियां लेने के लिए गई, तब तक पापा ने घर में सब्जियों को काटा। तो ये बच्चे के माइंड में सेट हो जाएगा कि पापा भी सब्जी काट सकते हैं। कहीं ना कहीं इनडायरेक्ट उसके माइंड में ये चीजें सेट हो जाएंगी। तो इस तरीके से आपको कहानियों का यूज करना है कि बच्चों के माइंड में स्टीरियोटाइप किसी भी तरीके से न बैठे। वो जेंडर पैरिटी, मतलब लिंग समानता को बढ़ावा दें कि सब इक्वल है, हर एक काम हर एक बच्चा कर सकता है। इनकरेज फेयर प्ले, बालिकाओं को रसोई के सामान के साथ खेलने के लिए प्रोत्साहित करने के स्थान पर सभी खिलौने ऐसे व्यवस्थित करें कि सभी बच्चों की सरलता से पहुंच में हो, और विशेष लिंग के बच्चों को बताए बिना विकल्प चुनने की अनुमति प्रदान करें कि जो बच्चे जो सा गेम खेलना चाहते हैं खेल सकते हैं। ये नहीं कि लड़कियों को सिर्फ सेम वही बात
बच्चों को निर्णय लेने दें कि वे कैसे खेलना चाहते हैं। सभी बच्चों को रसोई का सामान, गेंद, झूले आदि के साथ खेलने के लिए सुनिश्चित समय प्रस्तावित दिया जाना चाहिए। बाहर के खेल क्रिकेट, हॉकी, खो-खो, फुटबॉल, कबड्डी, फुटबॉल के लिए सभी बच्चों को समान अवसर देने हैं। मित्रता को प्रोत्साहन, एनकरेज फ्रेंडशिप। बच्चों को दोनों प्रकार के लिंगों के साथ मित्रता के लिए प्रोत्साहित करना चाहिए। ये नहीं कि आप लड़की लड़कियों को एक साथ बैठा रहे हैं, लड़के लड़कों को एक साथ नहीं, ऐसा नहीं करना। सभी बच्चों को एक साथ बैठने की आज़ादी हो। बालक और बालिकाओं को एक साथ खेलने के कई वजह एक सुंदर जोड़ा कहते हैं, तो ये एक मित्रता के लिए अनावश्यक तनाव, ध्रुवता और भ्रम उत्पन्न करने वाला हो सकता है। मतलब इस तरीके के वर्ड यूज नहीं करने जो आपकी क्लास में नेगेटिविटी को फैलाएं। बच्चों को बच्चों की तरह रहने दें। और मतलब लिंग आधारित टोली निर्माण के सरल तरीकों के चयन के स्थान पर जिन टोलियों में बालक और बालिका दोनों एक साथ टोली आधारित खेल को प्रोत्साहित करें, एक साथ खेलने के मौके दें। लिंग आधारित कार्य वितरण की अपेक्षा अवॉइड जेंडर बेस्ड वर्क डिस्ट्रीब्यूशन। इस तरीके से आपको क्लासरूम में या ग्रुप या वर्क डिस्ट्रीब्यूट नहीं करना जो जेंडर को बढ़ावा दे। जैसे कि दोपहर के भोजन के वितरण के समय खिलौनों की व्यवस्था करते समय जब आपको स्वयं सेवकों की तलाश होती है तब बच्चों के कार्य हेतु स्वयं सेवक की अनुमति प्रदान करें। बालक भोजन और प्लेट के वितरण में रुचि प्रदर्शित कर सकते हैं और बालिका खिलौनों की व्यवस्था में। यदि आप लैंगिक विभाजन देखें तब आप लैंगिक समानता में एक अनुरोध के साथ प्रोत्साहित कर सकते हैं, जैसे रोहित, क्या तुम भोजन, प्लेट, चम्मच आदि को वितरित करने में मेरी सहायता कर सकोगे? या टिन्नी, क्या तुम खिलौनों को व्यवस्थित करने में मेरी सहायता कर सको? कहने का तात्पर्य है, जैसे क्लासरूम में आप कोई काम कर रहे हैं, किचन से रिलेटेड बच्चों को कुछ भी डिस्ट्रीब्यूट कर रहे हैं, जैसे क्लासरूम में आपने स्वीट्स दी बच्चों को, तो किसी भी लड़के को उठा के कह सकते हैं कि क्या आप डिस्ट्रीब्यूट करवा सकते हो? तो इससे बच्चा उस चीज में इन्वॉल्व होगा। जैसे कोई भी आप जैसे कि इक्विपमेंट्स निकाल रहे हो छोटे बच्चों के एक्टिविटी के लिए, ब्लॉक्स निकाल रहे हो, तो आप किसी भी लड़की को उठा सकते हो कि आप डिस्ट्रीब्यूट करवा सकोगे। तो ये जो वर्क हो गए वो हम जेंडर बेस्ड न रख के बच्चों को उसमें शामिल करेंगे, जिससे हर एक काम हर एक बच्चा कर सकता है, बच्चों में इनकलकेट होगा इनडायरेक्टली। हमारा चैप्टर हो गया है फिनिश। तो आज हमारा 20 चैप्टर कंप्लीट फाइनली। इस चैप्टर का मतलब कंप्लीट सार यही था कि आपको जेंडर, हमने एक तो इम्पोर्टेंट पढ़ा स्टीरियोटाइप नहीं रहना आपको। दूसरा हमने सेक्स और जेंडर के बारे में पढ़ा कि सेक्स हमारी बायोलॉजिकल टर्म है और जेंडर हमारी सोशल टर्म है। फिर हमने पढ़ा था इम्पोर्टेंट कि हमारे डाइवर्सिटी को कौन कौन से फैक्टर वो करेंगे, कौन कौन से फैक्टर उसमें शामिल हैं, जैसे कि कास्ट था, एथनिसिटी थी, फिजिकल डिसेबिलिटी थी, बहुत सारे फैक्टर्स थे। तो ये मेन मेन इंपॉर्टेंट पॉइंट्स थे इसमें। होप आपको समझ आ गया होगा। रिवाइज करते रहिए। अगर आपको पसंद आए तो लाइक शेयर डेफिनेटली करें और कमेंट करके मुझे बताएं कि मतलब कितना हेल्पफुल है ये आपके लिए। आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय।